आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम कविता कोसरिया है। मैं शासकीय नवीन महाविद्यालय बीरगांव रायपुर छत्तीसगढ़ में सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र के पद पर पदस्थ हूँ। आज मैं आपको जो पढ़ाने जा रही हूँ उसका टॉपिक है जनजातीय आंदोलन। भारत में हम लंबे समय से देखते आ रहे हैं कि जनजातीय वर्ग बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। इन समस्याओं का सामने करते हुए भी इन्होंने कभी भी असंतोष व्यक्त नहीं किया। कारण इनकी सामुदायिक आत्मनिर्भरता और पृथक भौगोलिक क्षेत्र है। लेकिन इन क्षेत्र में जब बाहरी लोगों का अतिक्रमण होना प्रारंभ हुआ, ईसाई मिशनरियों ने यहाँ आकर धर्म प्रचार करने लगे, तब इनकी परंपरागत संस्कृति थी वो धूमिल होते गई। अपनी परंपरागत संस्कृति को बचाने के लिए, अपनी पृथक पहचान को बनाए रखने के लिए इन्होंने संगठित होकर एक प्रयास किया। इस प्रयास को ही हम आंदोलन के रूप में जानते हैं। तो भारत में कौन कौन से जनजातीय आंदोलन हुए, इन आंदोलन के क्या क्या कारण रहे, परिणाम क्या क्या हुए, इसको जानने से पहले हम संक्षिप्त में देखते हैं कि जनजातीय आंदोलन का अर्थ क्या है। जनजातीय आंदोलन को हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि जनजातीय आंदोलन परिवर्तन का एक विशेष प्रतिमान है, जिसके द्वारा जनजातीय समूह संगठित होकर अपनी सामाजिक आर्थिक संस्थाओं द्वारा व्यवहार के तरीकों में इस तरह परिवर्तन लाने का प्रयत्न करते हैं जो उनकी वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप हो। आशीष बोस ने जनजातीय समुदाय को परिभाषित करते हुए बताया है, जनजातीय आंदोलन का संबंध किसी जनजाति अथवा उसके एक भाग द्वारा किए जाने वाले उन सामूहिक प्रयत्नों से है जिसका उद्देश्य एक विशेष विचारधारा के आधार पर समुदाय की दशाओं में आंशिक या पूर्ण परिवर्तन लाने से होता है। वास्तविकता यह है कि केवल समस्याओं का होना ही आंदोलन का प्रभावपूर्ण आधार नहीं है। किसी समुदाय में जब ऐसा नेतृत्व विकसित नहीं होगा जो व्यक्तियों को संगठित करके एक विशेष विचारधारा के आधार पर एक विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रेरणा दे सके, तब तक आंदोलन के लिए अनुकूल वातावरण तैयार नहीं होगा। अगर हम सोचें कि ये जनजातीय आंदोलन प्रारंभ कैसे हुआ, तो हमें ब्रिटिश काल में जाना पड़ेगा, क्योंकि औपनिवेशिक शासन काल में जनजातीय आंदोलन का सूत्रपात हुआ है। तो जब ब्रिटिश शासन काल आया तो भारत में तो इन्होंने जो जनजातीय क्षेत्र के लोग थे जो शेष सभ्य समाज से पृथक रहते थे, इन्होंने औपनिवेशिक घेरे में लेना प्रारंभ कर दिया। लगान की नई प्रणाली लागू कर दी, करों में वृद्धि कर दी। ईसाई मिशनरियों ने यहाँ घुसपैठ करके अपने धर्म का प्रचार किया, जिससे इनकी परंपरागत संस्कृति में परिवर्तन हुआ। महाजन व व्यापारियों द्वारा लगान व वसूली की जाने लगी। उनके ज़मीनों पर कब्जा कर उन्हें भूस्वामी से खेती हर मजदूर बना दिया। वनों से उनके अधिकार छीन लिए गए। इन सब से मुक्ति पाने के लिए और अपनी पृथक जनजातीय पहचान के लिए आदिवासी संगठित होकर आंदोलन करना प्रारंभ किए। भारत में अगर हम देखते हैं विभिन्न प्रकार के जनजातीय आंदोलन को, अगर हम इनको वर्गीकृत करते हैं तो ये 5 प्रकार के हैं। पहला है विरोधपूर्ण आंदोलन, जिसमें खानदेश आंदोलन, संथाल आंदोलन, बिरसा मुंडा आंदोलन है। दूसरा है सुधारवादी आंदोलन, जिसमें ताना भगत आंदोलन, भील भगत आंदोलन, राजमोहनी आंदोलन है। तीसरा राजनीतिक आंदोलन है, जिसमें झारखंड आंदोलन, गोंडवाना आंदोलन, बोडो आंदोलन है। तीसरा है पृथकतावादी आंदोलन, जिसमें नागा आंदोलन, मिजो आंदोलन है। और तीसरा है एकतावादी आंदोलन, जिसमें है खासी आंदोलन। तो सबसे पहले हम देखते हैं विरोधपूर्ण आंदोलन। ऐसे आंदोलनों का उद्देश्य जनजातियों द्वारा शोषण के विरुद्ध अपना विरोध प्रकट करना होता है। अधिकांश विरोधपूर्ण आंदोलन स्वतंत्रता के पहले हुए। इन आंदोलनों को सरकार द्वारा दबा देने के कारण ये अधिक सफल नहीं हो पाए। ये आंदोलन थे, पहला है खानदेश आंदोलन। यह आंदोलन 1817 में राजस्थान की भील जनजाति के द्वारा चलाया गया था। अनेक राजपूत राजाओं तथा सामंतों ने अपनी सैनिक शक्ति के द्वारा जब भीलों के उपजाऊ भूमियों से बेदखल करना प्रारंभ कर दिया तथा अंग्रेज सरकारों ने सड़कें और रेलवे लाइन बिछाने के लिए भीलों की भूमि पर अधिकार करना प्रारंभ कर दिया, तो पहले तो ये भील जो यहाँ रहते थे वे जाकर पहाड़ों और जंगलों में जाकर बसने लगे। लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए विरोध प्रारंभ कर दिया। भीलों ने राजपूत सैनिकों और सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों पर आक्रमण कर पुनः अपने भूमि को वापस लाने के लिए प्रयास करना शुरू कर दिया। भीलों ने संगठित होकर कपास की खेती, जो उनकी जमीन पर राजपूत राजाओं व सामंतों ने की थी,
मजदूरी करना बंद कर उसे नष्ट करने लगे। यह आंदोलन लगभग 30 वर्षों तक चला। सन 1846 में इसे पूरी तरह से दबा दिया गया। दूसरा आंदोलन था विरोधपूर्ण आंदोलन, संथाल आंदोलन। यह आंदोलन बिहार, पश्चिम बंगाल और असम के संथाल जनजातीय क्षेत्रों में किया गया था। ये जनजाति बहुत शांत और सरल स्वभाव की थी, जिसका लाभ उठाकर बहुत से हिंदू और मुसलमान जमींदार हैं उन्होंने इनका शोषण किया, उनकी जमीनों से बेदखल कर दिया। सामाजिक, आर्थिक और नैतिक शोषण जब अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया, तब सीनू और कान्हू नाम के दो युवक ने जो इस जनजाति के थे, उन्होंने ये घोषणा की कि उनके कुल देवता सूबा ठाकुर ने उन्हें आदेश दिया है कि सभी संथाल सरकारी व्यवस्था का विरोध करके अपने लिए एक पृथक राज्य स्थापित करेंगे और जो भी इस कार्य में बाधा डालेगा उसे समाप्त कर दिया जाएगा। धीरे धीरे संथालों ने संगठित होकर जमींदारों की भूमि पर अधिकार करना आरंभ कर दिया। लगभग 2 वर्ष तक संथालों ने अनेक हिंसक कार्रवाई के द्वारा अपने असंतोष को व्यक्त किया। धीरे धीरे प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी, फांसी, सजाओं के द्वारा ये आंदोलन जो है वो समाप्त कर दिया गया, दबा दिया गया। तीसरा है बिरसा मुंडा आंदोलन। यह आंदोलन 1870 से 1907 तक छोटा नागपुर की मुंडा जनजातियों के द्वारा किया गया। आंदोलन का नेतृत्व करता बिरसा छोटा नागपुर में रहने वाली मुंडा जनजाति का एक नेता था। अंग्रेजों द्वारा मुंडा जनजातियों के व्यक्तियों को बेगार करने के लिए बाध्य किया जाता था। विरोध करने पर उनको कोड़ों से मारा जाता था। जमींदारों और समीपवर्ती ठाकुरों के कारण मुंडा जो जनजाति है वहाँ की स्त्रियों को अपने सम्मान को बनाए रखना कठिन हो गया था। मालगुजारी वसूल करने वाले सिपाही भी अक्सर मुंडाओं के घर में प्रवेश करके उनके गहने, बर्तन सब छीन लेके जाते थे। बिरसा ने शोषण की रक्षा के लिए मुंडा लोगों को संगठित करना आरंभ किया। बिरसा ने 1897 में बिरसा सेवा दल का गठन कर अंग्रेज सरकार के विरुद्ध एक संगठित आंदोलन छेड़ दिया और कई सिपाहियों को मार दिया। 1900 में हजारीबाग जेल में बिरसा की मृत्यु हो गई, जिससे आंदोलन कमजोर पड़ गया। बाद में नरसिंह मुंडा ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया, लेकिन 1907 में इसकी मृत्यु के बाद यह आंदोलन पूरी तरह से समाप्त हो गया। दूसरा है सुधारवादी आंदोलन। तो जनजातियों द्वारा अनेक आंदोलन अपने ही समुदाय में फैली हुई कुरीतियों और अंधविश्वासों को दूर करने के उद्देश्य से किए गए, जो इस प्रकार है। पहला है ताना भगत आंदोलन। ताना भगत आंदोलन 1813 में उराव जनजाति की यात्रा नामक व्यक्ति द्वारा सन 1813 में किया। इस समय ब्रिटिश सरकार के शोषण, महाजनों के द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों और स्वयं जो उराव जनजाति उसमें फैली हुई कुप्रथाओं के कारण इस जनजाति की सांस्कृतिक जीवन जो है वो विघटित होता जा रहा था। तो यात्रा नाम के एक व्यक्ति और उसके अनुयायी जो थे, उन्होंने ये प्रचार करना प्रारंभ कर दिया कि विभिन्न समुदाय द्वारा अपने सामाजिक आर्थिक शोषण को रोकने के लिए समाज में फैली हुई कुरीतियों को दूर करना होगा। ये कुरीतियाँ जैसे कि जादू टोने, अंधविश्वास, मांसाहार, शराब का सेवन और अनेक देवी देवताओं में विश्वास का जब तक प्रश्न रहेगा तब तक यह जनजाति संगठित नहीं बन सकती। धीरे धीरे इस आंदोलन के अनुयायियों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई और आसपास के क्षेत्रों में भी इसका प्रचार होता गया। दूसरा है भील भगत आंदोलन। ये 1903 से 1920 तक राजस्थान के भीलों के द्वारा चलाया गया था। ये ऐसा सुधार आंदोलन था जिसका उद्देश्य भील जनजाति की परंपरागत कुप्रथाओं को छोड़कर हिंदू जीवन से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों का अनुकरण करना था। इस आंदोलन के अधिकांश अनुयायी जो थे हिंदू संस्कृति की रूढ़िगत मान्यताओं को छोड़कर प्रगतिशील आंदोलन के द्वारा मांसाहार को छोड़ने, वधू मूल्य का परित्याग करने और देवर भावी विवाह के प्रचलन को समाप्त करने पर बल दिया। आंदोलन में जो भाग लेते थे उन आंदोलनकर्ता को उजले भील कहा गया। ये तुलसी माला को धारण करते थे। इस आंदोलन में गोविंद गिरी नाम का एक युवक था, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो गया। तो उस समय जो तात्कालिक राजपूत राजा हैं उनको लगा कि इसका प्रभाव अगर ज़्यादा बढ़ गया तो कहीं ये अपने पृथक राज्य की मांग न कर ले, इसलिए इस युवक को राज्य से निष्कासित कर दिया गया, जिससे ये आंदोलन कमज़ोर पड़ गया। उसके पश्चात तीसरा आंदोलन है राजमोहनी आंदोलन। ये 1951 में मध्य प्रदेश जो उस छत्तीसगढ़ जो में किया गया। ये माझी गोंड जनजाति की एक वृद्ध महिला थी राजमोहनी देवी, इनके द्वारा किया गया था। तो उस समय जनजाति के
के अनेक क्षेत्र थे जहाँ अकाल सी दशा उत्पन्न हो गई थी। इस अकाल से मुक्ति पाने के लिए वर्षा हो जाए इसके लिए यज्ञ और बलि का आयोजन किया जाने लगा। फिर भी जनजाति के जो ओझा और तांत्रिक है इस अकाल की स्थिति में कोई सुधार नहीं कर सके। तो उसी दिन राजमोहिनी देवी ने 21 दिन उपवास करने की घोषणा की। 21वें दिन वर्षा हुई और राजमोहिनी देवी हैं उनको एक चमत्कारिक स्त्री के रूप में जो है एक मान्यता मिल गई। उनके जो अनुयायी थे उनकी संख्या बढ़ने लगी। राजमोहिनी देवी ने शराब का बहिष्कार करने, हिंसा से दूर रहने, भाईचारे, प्रेम और दया को विकसित करने के उपदेश दिए। इन्होंने सेवा मंडल की स्थापना की। तो धीरे धीरे इनके जो विचार थे, इनके उपदेश थे, गोंड, पनिका और नगेसिया लोगों में भी इनके जो उपदेश थे वो फैलने लगे। एक सुधार आंदोलन विकसित हो गया और राजमोहिनी देवी का जो व्यक्तित्व था लंबे समय तक जो प्रभावपूर्ण नहीं रहने के कारण ये आंदोलन समाप्त हो। उसके बाद तीसरा आंदोलन है राजनीतिक आंदोलन। जनजातियों द्वारा समय समय पर अनेक ऐसे भी आंदोलन किए गए जिसका उद्देश्य सामाजिक आर्थिक शोषण के विरुद्ध अपनी रक्षा करना तो था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने एक राजनीतिक रूप ले लिया, जिसमें पहला है झारखंड आंदोलन। इस आंदोलन का आरंभ संथाल परगना क्षेत्र की संथाल जनजाति द्वारा 1920 में किया गया और छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना की गई। सन 1936 में जनजाति आदिवासी महासभा की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य जमींदार जो थे उनसे पीड़ित सभी आदिवासियों और गैर आदिवासी लोगों को संगठित कर संथालों की शक्ति को बढ़ाना था। ईसाई मिशनरियों के प्रभाव से संथालों में साक्षरता बढ़ी तो उन्होंने अंग्रेजी जो राज्य थे उनका विरोध करना प्रारंभ कर दिए। 1939 में नए झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना की गई जो 1951 में झारखंड पार्टी के रूप में बदल गया। आरंभ में ये गैर राजनीतिक पार्टी थी जिसका उद्देश्य आदिवासियों के क्षेत्र में सरकारी हस्तक्षेप को रोकना था। जैसे जैसे इस आंदोलन की शक्ति बढ़ती गई तो कई जनजाति जिलों को मिलाकर एक पृथक झारखंड राज्य की मांग की जाने लगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नाम से पुनः एक संगठन बना जिसके द्वारा 1973 में एक संगठन बना जिसके द्वारा जमींदारों और अधिकारियों का हिंसक विरोध किया जाने लगा। इस आंदोलन के प्रभाव के कारण सन 2000 नवंबर में झारखंड को एक पृथक राज्य का दर्जा दिया गया। उसके पश्चात है गोंडवाना आंदोलन। गोंडवाना आंदोलन, यह आंदोलन 1940 में आदिलाबाद में गोंडों के द्वारा किया गया था। इस आंदोलन में वनों के संरक्षण के लिए गोंडों को संगठित किया गया था। एक बड़ी संख्या में गोंडों ने जंगल में खेती करने की छूट, जंगलों में अधिकारियों के हस्तक्षेप पर पाबंदी तथा जंगल के चारागाहों में पशुओं को निःशुल्क चारा खाने की मांग को लेकर आंदोलन आरंभ किया गया था। भारत में स्वतंत्रता के बाद जब पूर्वी पाकिस्तान से भागकर आए हुए शरणार्थियों को बसाने के लिए गोंडों के क्षेत्र में दंडकारण्य योजना प्रारंभ कर दी गई तो जो गोंड थे उनमें असुरक्षा की भावना पैदा होगी, जिससे उन्होंने अपने आंदोलन को पुनः तेज कर दिया। आंदोलन को दबाए जाने के कारण ये जो आंदोलन था वो राजनीतिक रूप ले लिया। ये आंदोलन मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के सीमावर्ती क्षेत्र में बहुत उग्र हो गया। आज भी ये आंदोलन किसी न किसी रूप में गोंड जनजाति को प्रभावित कर रहा है। उसके बाद है बोडो आंदोलन। बोडो आंदोलन, यह आंदोलन असम के गोंड जनजाति द्वारा चलाया गया था। इस आंदोलन को उद्याचल आंदोलन भी कहा जाता है। बोड जो जनजाति थे वो निरक्षर, शोषित और पिछड़ी हुई थी। जनजाति जो क्षेत्र थी वो धान के लिए बहुत ज़्यादा उपजाऊ थी, जिस पर पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया था। तो ये जो बोड जनजाति है इन्होंने बोडो भाषा के आधार पर संगठित होकर 1950 में बोडो भाषी आंदोलन प्रारंभ किया। आंदोलन के द्वारा उन्होंने मांग की कि उनके क्षेत्र में बोडो भाषा के आधार पर एक पृथक उद्याचल राज्य की स्थापना की जाए। वर्ष 1963 में माध्यमिक स्तर पर बोडो भाषा को मान्यता दे दी गई। उद्याचल राज्य की मांग के रूप में बोडो आंदोलन आज भी चल रहा है और धीरे धीरे ये हिंसक रूप लेता जा रहा है। चौथा आंदोलन है पृथकतावादी आंदोलन। जनजातियों द्वारा किए जाने वाले आंदोलन में सबसे जो आंदोलन हुए उसमें विदेशी शक्तियों के प्रभाव से भारत को स्वतंत्र एक पृथक राज्य की स्थापना की मांग को लेकर किए गए थे। ये आंदोलन में पहला आंदोलन है नागा आंदोलन। भारत में स्वतंत्रता से पहले ही नागा आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य भारत से पृथक एक अलग नागालैंड की मांग करना रहा है।
पूर्वोत्तर सीमा प्रांत क्षेत्र में नागा लोगों में आरंभ से ही अंग्रेजी राज के प्रति विशेष आस्था रही। गाय तथा सुअर का मांस खाने के कारण कि सांस्कृतिक आधार पर हिंदू और मुस्लिमों से ये पृथक हो चुके थे। इसी कारण नागाओं ने यह मांग की कि अंग्रेजों द्वारा जब भारत को स्वतंत्रता दी जाए तब उनके लिए एक पृथक नागालैंड का भी निर्माण किया जाए। स्वतंत्रता के बाद नागा जनजाति को ये आशंका होने लगी कि ब्रिटिश काल में सरकार द्वारा जो मतलब जब स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी तब सरकार द्वारा उन्हें खेती के लिए जो ज़मीन और जंगली क्षेत्र दी गई हैं वो सुविधाएं जो नए नए सरकार आएगी उनके द्वारा छीन ली जाएगी। तो उन्होंने 1961 में नागालैंड को जो है वो पृथक राज्य बनाने के लिए जो मांग उन्होंने प्रारंभ की थी वो उनकी जो है स्वीकृत हो गई और इस प्रकार जो है नागालैंड पृथक राज्य के रूप में सामने आया। उसके पश्चात है मिजो आंदोलन। तो भारत में स्वतंत्रता के बाद जब सीमावर्ती नागा बहुल क्षेत्रों में सरकार ने असमिया भाषा को लागू कर दिया तो मीजा लोगों को भी ये आशंका होने लगी कि उनकी भाषा कहीं समाप्त ना हो जाए। तो उन्होंने अपने भाषा के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए भाषाई आधार पर पृथक राज्य की मांग करना प्रारंभ कर दिया गया। कुछ ही समय में इस प्रारंभिक आंदोलन का प्रभाव खासी और गारो क्षेत्र में भी पड़ने लगा। मिजो आंदोलन का वास्तविक आरंभ 1961 में हुआ जब मिजो नेशनल फ्रंट की स्थापना हुई जिसने एक पृथक राज्य की स्थापना की मांग की जाने लगी। मिजो उग्रवादियों ने मिजो नेशनल आर्मी नाम से एक शक्तिशाली संगठन बनाया जिसका उद्देश्य सैनिकों और सरकारी कर्मचारियों को से निरंतर संघर्ष करना रहा है। मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर को जब पृथक राज्य के रूप में मान्यता दे दी गई तब जो है ये मांग पुनः जोर पड़ने लगी इस पृथक राज्य की और 1986 में मिजोरम को एक पृथक राज्य का दर्जा दे दिया गया। पांचवा है एकतावादी आंदोलन। भारतीय जनजातियों में अनेक आंदोलन अपनी परंपरागत संस्कृति को पुनर्जीवित करने तथा जनजातीय एकता को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से किए गए। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है खासी आंदोलन। इस जनजाति में जब ईसाई मिशनरियों के प्रभाव से काफ़ी लोगों ने ईसाई धर्म को ग्रहण कर लिया तो अनेक सुविधाएं मिलने के साथ ही धीरे धीरे इनकी परंपरागत सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताएं जो है वो नष्ट होने लगी। ईसाई धर्म ग्रहण करने वाली खासी यदि परंपरागत ढंग से व्यक्ति का जो मृत व्यक्ति थे उनका अंतिम संस्कार करने का प्रयत्न करते थे तो ईसाई बने जो दूसरे खासी थे उनके द्वारा उनका विरोध किया जाता था। तो आरंभ से इसने खासी जनजाति जो है परस्पर दो समुदाय में विभाजित होने लगी। लेकिन धीरे धीरे अनेक जो साहित्यकार हैं उन्होंने लेख लिखना प्रारंभ किया जिसके फलस्वरूप खासी लोगों में सामाजिक सांस्कृतिक एकता को पुनः स्थापित करने का एक अवसर मिला और परंपरागत ढंगों को इन्होंने अपनाना प्रारंभ कर दिया। और 1972 में खासी क्षेत्र में मेघालय के रूप में जो है पृथक राज्य का दर्जा प्राप्त जब इसे हो गया तो ये आंदोलन स्वतः ही समाप्त हो गया। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि भारत में जनजातीय आंदोलन की प्रकृति काफ़ी विविधतापूर्ण रही है जिसके बहुत से कारण रहे। जनजातीय आंदोलन के अगर हम कारणों को देखते हैं तो सबसे पहला कारण है जनजातियों में उत्पन्न जागरूकता। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत जब अन्य वर्गों के साथ जनजातियों की रक्षा में सुधार लाने का प्रयत्न किया गया तो उनमें भी राजनीतिक चेतना उत्पन्न होने लगी और उन्होंने उन सभी व्यवस्थाओं का विरोध किया जिसके द्वारा उन्हें कई अधिकारों से वंचित कर दिया गया था। दूसरा कारण है बाहरी समूहों द्वारा शोषण। जनजातीय आंदोलन का एक महत्वपूर्ण कारण गैर जनजातीय लोगों द्वारा उनके क्षेत्र में प्रवेश कर जनजातियों का सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक शोषण करना रहा है। इससे जनजातियों में इतना असंतोष बढ़ गया कि उनको आंदोलन करना पड़ा। तीसरा है दोषपूर्ण वन नीति। भारत की अधिकांश जनजातियां वन क्षेत्रों में निवास करती हैं तथा वनों से प्राप्त होने वाली सुविधाएं ही उनकी आजीविका का प्रमुख स्रोत रही हैं। ब्रिटिश काल में जब उन्हें वनों से खाद्य पदार्थों के संग्रहण करने पर रोक लगाई गई तो उसका विरोध करने के लिए उन्होंने आंदोलन का मार्ग जो है अपनाया। उसके बाद है जनजातीय विकास की। ब्रिटिश काल में ही जनजातियों की समस्याओं तक कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया था। स्वतंत्रता के बाद भी काफ़ी लंबे समय तक जनजातियों को विकास कार्यक्रम का कोई उल्लेखनीय लाभ नहीं मिल पाया जिससे उनमें असंतोष बढ़ने लगा था।
पांचवा है सांस्कृतिक पहचान की इच्छा। अनेक जनजातीय आंदोलन अपनी पृथक सांस्कृतिक पहचान बनाए रखने से संबंधित रही है। बाह्य समूह का अतिक्रमण, ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्म प्रचार से उनकी सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा के लिए उन्होंने आंदोलन किया। उसके बाद हम देखते हैं जनजातीय आंदोलन के क्या परिणाम रहे। इस प्रकार हम देखते हैं कि जनजातीय आंदोलन के हम परिणाम को देखते हैं तो जनजातियों की शक्ति में वृद्धि हुई, उनमें आपसी सहयोग बढ़ा, समन्वय की प्रक्रिया हुई है, उनमें भूस्वामियों और जो अधिकारियों हैं उनमें जो उनके साथ जो शोषण किया जाता था उस शोषण में कमी आई है। सुधारवादी जो आंदोलन हुए हैं उससे सामाजिक जो कुरीतियाँ थी जनजातीय क्षेत्रों में वो कम हुई है। एक संगठित नेतृत्व विकसित हुआ है। जनजातीय समूहों में संपर्क बढ़ने के साथ ही उनमें एकता बढ़ी है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो विभिन्न प्रकार के जनजातीय आंदोलन हुए हैं इनसे जनजातियों के मनोवृत्तियों में व्यापक परिवर्तन हुआ है। इस प्रकार हमारा ये जनजातीय परिवर्तन का ये टॉपिक यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।